हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम राहुल बनवाला है। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूं दोस्तों। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपी पीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग ज्योग्राफी का 5वां क्लास करेंगे। ठीक है, जो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 और मेंस 2024 तथा आने वाले जितने भी स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्ज़ाम हो सिविल सर्विस का, उसके लिए उपयोगी होगा, जिसमें ज्योग्राफी का पोर्शन होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ज्योग्राफी का 5वां क्लास। अभी तक ऑलरेडी हमने 4 क्लास कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ को डिटेल में पढ़ा, अर्थक्वेक को डिटेल में पढ़ा, कंटिनेंटल थ्योरी को डिटेल में पढ़ा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को डिटेल में पढ़ा, रॉक्स के बारे में डिटेल में पढ़ा, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ा। ये जो लैंड फॉर्म्स एंड इट्स टाइप्स है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, 2 घंटे का बनेगा, जिसमें पूरा लैंड फॉर्म्स बताएंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे एटमॉस्फेयर, जिसमें हम लोगों ने एटमॉस्फेयर का अलग अलग लेयर के बारे में स्पेशल विशेष तरह से पढ़ा था। साथ ही साथ हमने बात किया था कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जो हीट बजट वाला टॉपिक है, ये थोड़ा 30 मिनट का अलग से मैं इसको बनाऊंगा, जिसमें पूरा हीट बजट को पूरा पीपीटी के थ्रू और एकदम एनिमेशन के थ्रू बताऊंगा हीट बजट को। ठीक है, ताकि विजुअलाइज के फॉर्म में। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का 5वां क्लास ज्योग्राफी का। ठीक है, तो देखिए आज हमारा डे 5 है, तो हम लोग आज ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हैं। ठीक, जितने भी वीडियो जा रहे हैं ज़रूर सबको देखिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा दोस्तों। सभी चीज़ बहुत अच्छे अच्छे बुक से कंटेंट तैयार किया जा रहा है, एकदम क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है। इसके बाद आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए क्लास 11th का जो 2 एनसीईआरटी है ज्योग्राफी का और क्लास 12th का जो 2 एनसीईआरटी है ज्योग्राफी का, ये दोनों बस देख लीजिएगा। और ये जो क्लास करवाया जा रहा है बस उसको कर लीजिए, उसके बाद ज्योग्राफी में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। साथ ही साथ मैं आपको ऑलरेडी पॉलिटी लगभग पढ़ा दिया हूँ लक्ष्मीकांत। इकोनॉमी मृणाल सर का 2023 के लिए पढ़ाए थे पूरा अच्छे से डिटेल में, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। हिस्ट्री जो है स्पेक्ट्रम, उसको भी 8 से 10 घंटा में पूरा कंप्लीट पढ़ाए हैं, ज़रूर देखिएगा। साइंस एंड टेक अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जल्द ही आपको 15 से 20 दिन में साइंस टेक का पूरा एक कंप्लीट सीरीज मिल जाएगा। ज्योग्राफी हमारा चल रहा है और आने वाले 10 से 12 दिन में ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का 85% सिलेबस हमने आपको पढ़ा दिया है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो इस तरह से आपका जो जीएस का पोर्शन है प्रीलिम्स के लिए, साथ ही साथ मेंस में भी इन टॉपिक से आते हैं, वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और जो सीसेट का पोर्शन है प्रीलिम्स के लिए, उसको भी हम स्टार्ट कर दिए हैं आज से। आज हमारा पहला क्लास हुआ और वीक में 3 क्लास सीसेट का होगा, तो ज़रूर देखिएगा, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये तो रहा प्रीलिम्स का बात। मेंस के लिए मैंने आपको जो एथिक्स का पोर्शन है उसको 70% सिलेबस पढ़ा दिया है, उसमें धीरे धीरे लेक्चर आएंगे, एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी हमारा जो जीएस 1, 2, 3 है, ये भी हम धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे। आपको पता है जीएस 1 जो है वो अगर आप ज्योग्राफी, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपको बस सोसाइटी करना पड़ेगा। ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री करना पड़ेगा आपका जीएस 1 में। ठीक, जीएस 2 आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, तो जो ये पॉलिटी आप पढ़े हैं वो इसमें काम में आ जाएगा। जो गवर्नेंस आपको एक्स्ट्रा अलग से पढ़ना पड़ेगा। और जीएस 3 में जो इकोनॉमी है, तो ये मृणाल सर का जो इकोनॉमी हमने पढ़ाया है उसमें बहुत सारा चीज़ कंपोनेंट आ जाएगा। जो मेंस के लिए स्पेशल टॉपिक्स हैं उसको जल्द ही हम शुरू करेंगे। ठीक है, तब हम जीएस 1, 2, 3 तीनों कंप्लीट कर देंगे। और जो एसए का पोर्शन है उसके लिए जल्द ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। आने वाले 7 से 10 दिन में आपको एसए का लेक्चर मिलेगा, मतलब 7 से 10 दिन के बाद, जिसमें हम 12 से 15 घंटे का एसए का क्लास लेंगे और 7 से 10 एसे आपको लिखने के लिए बताएंगे किस तरह से एसे लिखते हैं, तो एसे भी कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जीरो आईज के प्लेटफॉर्म पे आप पूरा अच्छे से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्वालिटी कंटेंट के द्वारा यूपीएससी तथा सभी स्टेट पीसीएस की तैयारी एक अच्छे से कर सकते हैं और अपना रैंक ला सकते हैं। ठीक है, तो सब आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, इधर उधर कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। जीरो आईएस चैनल पे आइए और सब चीज़ को पढ़िए। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, पॉलिटी का, इकोनॉमी, हिस्ट्री, किसी का भी, जो भी आपका मन करता है देख लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये चैनल जो है सबसे अच्छा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर, ज्योग्राफी का 5वां लेक्चर। ठीक, तो देखिए हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे थे। तो एटमॉस्फेयर का हम लोगों ने स्ट्रक्चर और कंपोजिशन वायुमंडल का पढ़ लिया था। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, एक टर्म है उसको बोलते हैं आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है समान, ठीक है, थर्म मतलब टेम्परेचर, ताप। तो समान तापी क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ आइसोथर्म का। तो पृथ्वी का वो वाला एरिया जिसका टेम्परेचर सेम होगा और अगर उन लाइन को मिला देंगे तो हम आइसोथर्म बोलते हैं। तो आइसोथर्म का मतलब एक ऐसा लाइन जो सेम टेम्परेचर वाला पॉइंट को या प्लेस को मिलाने से बनता है। जैसे मान लीजिए ये अगर हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया है मान लो, ऐसे ही मान लो, ऐसे इंडिया तो ऐसे बनेगा, लेकिन मैंने आपको रफ में करके मान लीजिए बनाया है, ठीक है। इंडिया अगर ऐसे अच्छे से बनाए तो ऐसे करके इंडिया बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा, राइट, समझ रहे हैं। तो अगर हम दोस्तों आइसोथर्म का मतलब हुआ, मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, मान लो बोल रहे हैं ये 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का 30 है, यहाँ का 30 है, यहाँ का 30 है। तो ऐसा लाइन अगर हम खींचेंगे जो सेम टेम्परेचर के पॉइंट को मिला देगा, तो इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। तो आइसोथर्म वो लाइन होता है जो सेम टेम्परेचर वाला पॉइंट या प्लेस को मिलाता है, ठीक है। तो देखिए आइसोथर्म को हम लोग दो तरह से पढ़ सकते हैं कि आइसोथर्म मतलब क्या हो गया, एक लाइन होगी जो सेम टेम्परेचर वाले पॉइंट को मिलाता है। तो अगर हम जनवरी के महीना में बात करेंगे, जनवरी के महीने में बात करेंगे, तो अगर हम नॉर्थ का बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का और साउदर्न हेमिस्फेयर का, मतलब ये हमारा अगर पृथ्वी है, ठीक, ये इक्वेटर है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हुआ, ये साउदर्न हेमिस्फेयर हुआ। तो अगर हम जनवरी के महीना में बात करेंगे, जनवरी के महीना में अगर आइसोथर्म देखेंगे तो जो साउदर्न हेमिस्फेयर यहाँ पे जो आइसोथर्म बनेगा, ठीक है, वो लैटिट्यूड के पैरेलल होता है। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, ये अक्षांश रेखा है। तो अगर हम जनवरी में अगर आइसोथर्म बनाएंगे तो हमें पता जब तब जो हमें लाइन मिलेगा वो दिखेगा कि जो लैटिट्यूड है साउदर्न हेमिस्फीयर में उसके पैरेलल रहेगा। मतलब ये अगर लैटिट्यूड है तो आइसोथर्म भी आपका इसके पैरेलल आएगा। कब, जनवरी में, कहाँ पे, साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक। अगर वहीं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आइसोथर्म क्या होता है, जो समुद्र होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अगर समुद्र है तो वहाँ पे जो आइसोथर्म होगा, ठीक है, वो नॉर्थ की तरफ रहेगा और कंटिनेंट में साउथ। मतलब मान लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे पानी है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम आइसोथर्म बनाएंगे जनवरी के महीना में, तो चाहे वो हम ज़मीन का पे आइसोथर्म बनाएंगे या समुद्र पे, दोनों में लैटिट्यूड के पैरेलल होगा। लेकिन बोल रहा है कि अगर जनवरी के महीना में अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम आइसोथर्म ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, तो जो अगर हम समुद्र पे आइसोथर्म बनाएंगे, ठीक है, तो वो नॉर्थ की तरफ होगा, ऐसे, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है। तो आइसोथर्म अगर हम ओशियन में बनाएंगे तो नॉर्थ की तरफ मुड़ा रहेगा, ठीक है। और अगर हम ज़मीन पे बनाएंगे कंटिनेंट पे तो साउथ की तरफ रहेगा, इस तरह से। देखिए मुड़ा हुआ किधर है, साउथ की तरफ, ये किधर है, नॉर्थ की तरफ। तो कहने का मतलब अगर हम आइसोथर्म बनाएंगे जनवरी के महीना में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर कंटिनेंट में आइसोथर्म बनाएंगे, ठीक है, तो ये साउथ की ओर, दक्षिण की ओर मुड़ा होगा, ठीक है। और अगर ओशियन में बनाएंगे तो नॉर्थ की ओर होगा। कहने का मतलब फिर से आप समझिए, हमको लग रहा है कि आप नहीं समझें, लेकिन समझ जाएंगे अभी। देखिए ये ग्लोब है, राइट। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में आइसोथर्म बनाओ जनवरी में, सीधा आएगा लैटिट्यूड के, चाहे आप ज़मीन में बनाओ चाहे पानी में बनाओ। लेकिन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनाएंगे तो ये हमारा इंडिया है ना, यहाँ पे ओशियन है कि नहीं, अरेबियन सी है, यहाँ भी है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हम ज़मीन पे बनाएंगे आइसोथर्म नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी के महीना में, तो ज़मीन पे कैसे बनेगा, साउथ की ओर, मतलब नीचे मुड़ा हुआ होगा ऐसे। ये ज़मीन इंडिया को क्रॉस करेगा तो ऐसे आएगा, लेकिन वही जब पानी को क्रॉस करेगा तो ऊपर चला जाएगा। फिर अगर यहाँ पे अमेरिका में अगर नॉर्थ अमेरिका में बनाएंगे तो ज़मीन है तो ऊपर ऐसे नीचे आ जाएगा। फिर प्रशांत महासागर, पानी है तो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से आइसोथर्म बनेगा, मतलब ज़मीन में नीचे की ओर मुड़ा रहेगा, मतलब नॉर्थ साउथ की ओर, और पानी में जब बनाओगे तो ऊपर की ओर आइसोथर्म मुड़ जाएगा। वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि जनवरी में जो आइसोथर्म होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
वो कंटिनेंट में साउथ की ओर मुड़ेगा और ओशियन में नॉर्थ की ओर। लेकिन अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो पानी हो या ज़मीन हो, कंटिनेंट हो या ओशियन हो, दोनों में सीधा निकलेगा। ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया जनवरी के महीना में। अगर हम जुलाई के महीना में देखेंगे, ठीक है, तो चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे या साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर में जो हमारा आइसोथर्म होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पैरेलल। किसके पैरेलल, लैटिट्यूड के पैरेलल। तो आपको याद क्या है रखना है, याद ये रखना है कि जुलाई का महीना हो या जनवरी का महीना हो, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में जुलाई के महीना में, ठीक है, आइसोथर्म पैरेलल होता है। जनवरी के महीना में आइसोथर्म साउदर्न में पैरेलल होता है लैटिट्यूड के, और नॉर्थ में कंटिनेंट में नीचे जाता है, ठीक है, और ओशियन में नॉर्थ की ओर जाता है। क्लियर। इसका मतलब मोटा मोटी याद कर लो, चाहे वो जनवरी का महीना हो या जुलाई का महीना हो, जो आइसोथर्म होगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा पैरेलल रहता है, ठीक। और बाकी जुलाई में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पैरेलल, साउदर्न हेमिस्फीयर और जनवरी के महीना में नॉर्दर्न में कंटिनेंट में साउथ की ओर, ओशियन में नॉर्थ की ओर। आशा करते हैं ये पॉइंट आपको अब क्लियर हो गया होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं करेंगे और यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछता है। मान लिया स्टेटमेंट दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए दे दिया कि ड्यूरिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के महीना में जो आइसोथर्म इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, इज बेंडिंग टुवार्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की ओर बेंड है ओशियन में, और साउथ में बेंड है कंटिनेंट में, और बोल रहा है साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो गलत हो जाएगा भैया। साउदर्न हेमिस्फीयर में जनवरी में नहीं है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मुड़े रहता है। साउदर्न में तो जनवरी हो या जुलाई हो पैरेलल रहता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों पढ़ना है इसमें, वो है आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ठीक है। जो प्रेशर बेल्ट आप देखते हैं वेस्टर्ली ईस्टर्ली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मतलब एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग विंड्स बहते हैं, अलग अलग प्रेशर बेल्ट जो बनता है, फिर अलग अलग टाइप के विंड्स जो बहते हैं, हवा बहते हैं, उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले समझिए कि एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन होता है, ठीक है, अब हिंदी मीडियम के बच्चे क्या करेंगे, इसका टर्म देखने के लिए वो क्या कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको गूगल खोलना है, ठीक है, और गूगल में टाइप करना है इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी करके ओके करना है। तो ओके करेंगे तो इस टाइप का आपको एक खुल जाएगा। फिर आप यहाँ पे लिख लीजिए एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जो भी चीज़ को आपको हिंदी चाहिए तो वहाँ पे लिख लीजिए एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो आपको हिंदी में मिल जाएगा कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय परिसंचरण, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे को कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट तो आपको मैं बता ही दे रहा हूँ हिंदी में बाइलिंगुअल में, बस उसका जो टर्म है उसको जानने के लिए आप गूगल में लिखेंगे इंग्लिश टू हिंदी, उसके बाद इंग्लिश वाला में जो भी चीज़ आपको हिंदी में जानना है उसका मतलब वहाँ लिख लीजिए, हिंदी में इधर आ जाएगा, किसी का भी आप खोज सकते हैं। जैसे मान लो आपको पता करना है जेट स्ट्रीम को, तो जेट स्ट्रीम ही बोलेंगे। जैसे आपको पता करना है साइक्लोन को क्या बोलते हैं, जैसे आपको पता करना है ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। तो आपको आ जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, लेकिन हिंदी आप बस उसको हिंदी आप उसको समझ जाइएगा, उस वर्ड का क्या मतलब होता है। मैं बोलूँगा ट्रॉपिकल साइक्लोन तो आप समझ जाओ कि यार सर जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ा रहे हैं। जहाँ मुझे हिंदी आता होगा वो मैं उसका हिंदी में बता दूँगा, चाहे इसको हिंदी में ये बोलते हैं। बाकी अपने से थोड़ा सा बस ये काम कर लीजिएगा, इंग्लिश टू हिंदी लिखिए गूगल पे, और जिस चीज़ का भी आपको हिंदी जानना है तो इंग्लिश के वहाँ पे उसका इंग्लिश लिखिए और बगल में उसका हिंदी आ जाएगा। क्लियर है, ये आपको बताना था। चलिए हम लोग आप पढ़ते हैं। तो देखिए
एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मतलब क्या हो गया, वायुमंडलीय परिसंचरण। ठीक, तो देखिए वायुमंडलीय परिसंचरण मतलब वही हो गया कि अलग अलग जो विंड्स बहते हैं वो क्यों बहता है, कैसे बहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। समझ में आया? तो देखिए जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है उसके पीछे 3 कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? 3 फैक्टर्स होते हैं या 3 काउजेज होते हैं, 3 कारण। ठीक है, तो क्या क्या कारण होते हैं? तो पहला कारण होता है उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दूसरा होता है कोरियोलिस फोर्स और तीसरा होता है फ्रिक्शन। तो ये 3 कारण होता है जिसके कारण जो एटमॉस्फेयर में हवा बहते हैं उसको ये प्रभावित करता है। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को हिंदी में देखना है तो उसी तरह से आप देख लीजिए क्या बोलते हैं इसको। प्रेशर मतलब क्या होता है? चाप, फोर्स मतलब बल और ग्रेडियंट मतलब ढलाव होता है कुछ वो। तो इस प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब हुआ कि प्रेशर के चेंज होने के कारण जो बल लगता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें प्रेशर तो सेम है नहीं, कहीं पे ज़्यादा प्रेशर है कहीं पे कम प्रेशर है ना। तो उस प्रेशर डिफरेंस होने के कारण जो बल लगता है उसको हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स क्यों होता है? पृथ्वी के घूमने के कारण। पृथ्वी जो अपने अक्ष में घूमता है, अपने एक्सिस पे रोटेशन जो इसका होता है, पृथ्वी का एक्सिस पर रोटेशन होने के कारण पृथ्वी पे एक बल लगता है, उस बल को हम लोग कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ये एक्सिस है, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, तो ये जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो घूमने के कारण ये एक बल लगाता है जिसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो कोई भी हवा को, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई हवा है तो उसको, ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, कोई भी अगर हवा है तो उसको राइट की तरफ मोड़ देता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में कोई भी हवा को लेफ़्ट की तरफ मोड़ देता है। मतलब अगर मान लो कोई हवा है, ठीक है, कि हमारा इक्वेटर है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, कोई हवा मान लो इधर से इधर बह रहा है, सीधा आ रहा है इधर से इधर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो कोई भी हवा को कोरियोलिस फोर्स किधर मोड़ देगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर। तो कोई हवा अगर इधर आ रहा है तो आप अपना हाथ जो है, आप अपना सर जो है इस एरो की तरफ रखिए, यहाँ पे आप अपना माथा रखिए, इधर देखिए, मतलब नीचे देखिए, तब आपका जो राइट होगा वो इधर होगा और लेफ्ट आपका इधर होगा, तो ये हवा इधर मुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि क्यों मुड़ा? कोई हवा मान लो नीचे जा रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, तो आप भी अपना को इस तरह इस डायरेक्शन में घुमाइए, जिधर आपका सर, इधर आपका माथा होगा, ठीक है, और इधर आपका पैर होगा। तो आपका लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा। तो ये जो हवा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स के कारण किधर मुड़ता है? राइट में। तो ये हवा ऐसे नहीं जाके इधर चला जाएगा क्योंकि आपका राइट इधर है। तो कोरियोलिस फोर्स क्या करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी हवा को राइट की तरफ मोड़ देता है। उसी तरह से कोई हवा अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में जा रही है तो लेफ़्ट की ओर। तो मान लीजिए ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है, कोई हवा ऐसे जा रहा था तो इधर राइट हुआ, इधर लेफ़्ट हुआ, तो हवा किधर मुड़ जाएगा? लेफ़्ट की ओर। समझ में आ रहा है? तो कोरियोलिस फोर्स क्या करता है? कोई भी हवा को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ़्ट की ओर मोड़ देता है। ठीक ठीक है दोस्तों, तो 3 कारक में 2 कारक आप समझ गए। एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो प्रेशर के डिफरेंस के कारण फोर्स लगता है, कोरियोलिस फोर्स पृथ्वी के घूमने के कारण लगता है। ठीक है, और कहाँ पे घूमेगा? अक्ष पे, एक्सिस पे, रिवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अपने एक्सिस पे ये घूम रहा है, ना कि किसी सूर्य के कारण घूम रहा है उसके कारण कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता, अपने एक्सिस पे घूमने के कारण लगता है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा को राइट की ओर मोड़ता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में हवा को लेफ्ट की ओर मोड़ता है। ठीक, तीसरा कारण है फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन होता है
वो हवा के स्पीड को चेंज करता है, क्योंकि जहाँ भी फ्रिक्शन होगा वो क्या करेगा, हवा के स्पीड को कम कर देगा। तो फ्रिक्शन क्या करता है, हवा के स्पीड को प्रभावित करता है। तो ये 3 कारण है जिसके कारण एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है प्रभावित होता है। एक है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, एक है कोरियोलिस फोर्स और तीसरा है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, चलिए, जिस तरह मैंने आपको आइसोथर्म पढ़ाया उसी तरह आइसो बार होता है। आइसो का मतलब ही होता है समान, ठीक है, और थर्म मतलब क्या, टेम्परेचर होता था, बार मतलब प्रेशर मतलब दाब। तो जहाँ पे समान प्रेशर रहेगा उन सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन मिलेगा, उस लाइन को हम लोग आइसोबार कहते हैं। तो आइसोबार क्या होता है, एक लाइन है, किस चीज़ का लाइन, तो सेम प्रेशर पॉइंट या प्लेस को मिलाने से जो लाइन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो बार बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी आइसो बार नज़दीक नज़दीक होगा, ठीक है, और एक आइसो बार हो सकता है कि दूर दूर हो, मतलब डिस्टेंस अगर कम होगा और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जहाँ भी याद रखिएगा कम डिस्टेंस होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कम डिस्टेंस जाने पे ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि ज़्यादा डिस्टेंस अगर जा रहे हैं तब प्रेशर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम डिस्टेंस जाने पे ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम डिस्टेंस जाने पे कम प्रेशर है। ठीक है, इसका मतलब जहाँ भी आइसोबार नज़दीक होता है, क्लोज होता है, क्लोज मतलब नज़दीक नज़दीक होता है, वहाँ पे हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, प्रेशर जो आगे हमने ऊपर देखा था, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे आइसोबार दूर दूर है, फार है, तो वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट जो फोर्स होगा वो कम होगा। तो ये आपको याद रखना है कि जहाँ भी आइसोबार नज़दीक होता है, क्लोज होता है, वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज़्यादा होता है, मतलब हवा वहाँ पे ज़्यादा इधर उधर डिफ्लेक्ट होगा, मुड़ेगा, ठीक है, और तेज़ी से बहेगा। और जहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स दूर दूर होता है वहाँ पे हवा का स्पीड कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से रिलेटेड, उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक विंड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए जब भी कोई हवा बहता है, ठीक है, तो उस पर 2-3 फोर्स काम करता है जनरली। ठीक है, तो जब भी जियोट्रॉपिक विंड्स का मतलब क्या होता है, जब हमारा जो आइसोबार होता है, आइसोबार हमने ऊपर देखा, तो जब वो आइसोबार स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेट का मतलब इस तरह से रहेगा, तब क्या होगा, जो हवा होता है उस पर 2 फोर्स लगता है, हर हवा पे 2 फोर्स लगेगा। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स, फ्रिक्शन और आपका प्रेशर ग्रेडियंट, लेकिन फ्रिक्शन का स्पीड में चेंज होता है। ठीक है, स्पीड को वो कम बेसी करता है। तो जियोट्रॉपिक विंड्स क्या होता है, जब हमारा आइसोबार स्ट्रेट होता है तो हवा पे जो 2 फोर्स लगता है, एक लगता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक, और एक लगता है कोरियोलिस फोर्स। तो वो दोनों फोर्स बराबर हो जाता है और नेट फोर्स जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, और जो भी हवा होता है वो आइसोबार जो हमारा है स्ट्रेट लाइन, उसी के पैरेलल भी हवा बहता है। ठीक है, तो उस हवा को हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिक विंड्स। बात समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, फिर से सुनिए। जब भी आइसोबार आपका स्ट्रेट होगा तो उस समय जो हवा पे फोर्स लगता है, 2 फोर्स, एक लगता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और एक कोरियोलिस फोर्स, वो दोनों एक दूसरे को काट देगा और नेट फोर्स जो लगेगा हवा पे वो 0 लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो हवा है वो आइसोबार के पैरेलल मूव करेगा और उसी हवा को हम लोग जियोट्रॉपिक विंड्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिएगा जियोट्रॉपिक विंड्स क्या होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो पढ़ना है जेट स्ट्रीम्स। तो जेट स्ट्रीम में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जेट स्ट्रीम भी हमारा एक तरह का एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, वायुमंडलीय संचरण है, परिसंचरण। तो जिसके बारे में हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि जेट स्ट्रीम्स क्या होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, उसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले देखिए जेट स्ट्रीम्स क्या होता है। तो ये हमारा अर्थ है, ठीक। ये पोल वाला रीजन है, ये नॉर्थ पोल है, और नीचे क्या है, साउथ पोल। तो जेट स्ट्रीम्स क्या होता है, पोल के चारों इर्द गिर्द जनरली होता है, ठीक है, पोल के इर्द गिर्द होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सरकम पोलर। सरकम पोलर मतलब जो पोल को घेर के रखता है, ठीक है। जेट स्ट्रीम क्या है, सरकम पोलर, और ये नैरो बैंड है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा चौड़े से एरिया में बहेगा, ये बहुत ही कम एरिया में बहता है, इसीलिए जेट स्ट्रीम को हम लोग नैरो बैंड बोलते हैं, ठीक है। तो सरकम पोलर समझ गए, पोलर के इर्द गिर्द बहता है। नैरो बैंड मतलब कम एरिया में बहता है, ठीक है। उसके बाद मियंडरिंग है, मियंडरिंग मतलब बहुत मुड़ता है, सीधा कभी नहीं होगा, हमेशा ऐसे 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 मूव करेगा, ठीक है, उसको मियंडरिंग बोलते हैं, ठीक। प्लस हाई वेलोसिटी का रहता है, हाई वेलोसिटी, बहुत तेज़ी इसका गति रहेगा, ठीक है। और ये अपर लेवल एटमॉस्फेयर के अपर लेवल में होता है, मतलब ऊपर वायुमंडल के बहुत ऊपर होता है, अपर लेवल एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और इसका डायरेक्शन जो होता है वो जनरली वेस्टर्नली होता है, वेस्टर्नली मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएगा, उसको वेस्टर्नली बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा तो जेट स्ट्रीम क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे जेट स्ट्रीम एक तरह का जियो, हमने ऊपर पढ़ा था जियोट्रॉपिक विंड्स, तो एक तरह का जियोट्रॉपिक विंड्स होता है जो सरकम पोलर, नैरो बैंड, मेंडरिंग, हाई वेलोसिटी से अपर लेवल एटमॉस्फेयर में बहता है, और उसका डायरेक्शन होता है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्टर्लीज होते हैं वो। बात समझ में आया क्या होता है। तो जेट स्ट्रीम क्या है दोस्तों, जेट स्ट्रीम एक ऐसा तरह का जियोस्ट्रॉपिक विंड्स है जो ऊपर लेवल एटमॉस्फेयर में रहता है, जो सरकम पोलर एरिया में रहता है, जो बहुत ज़्यादा मेंडर करता है, नैरो बैंड होता है, हाई वेलोसिटी होता है, और वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करता है, उसको हम लोग जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जेट स्ट्रीम का डायरेक्शन कैसे होता है, ऐसा, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, आपको पता है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये वेस्टर्ली जो होता है वो जेट स्ट्रीम जो होता है वो वेस्ट टू ईस्ट जाता है, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हम बात करेंगे या साउदर्न हेमिस्फीयर, दोनों में इसका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट ही रहेगा, ठीक है। कुछ जेट स्ट्रीम हो सकता है डायरेक्शन अलग हो, लेकिन मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द जेट स्ट्रीम्स का जो डायरेक्शन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। इसका नाम जेट क्यों पड़ा, जेट का मतलब होता है बहुत हाई स्पीड रहता है, और स्ट्रीम का मतलब होता है वायु का, एयर का या विंड का जो मैक्सिमम अमाउंट रहता है उसको स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। मतलब धारा आप समझ लो, जेट का धारा, ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जेट धारा, ठीक है। अब समझ में आ गया कहाँ बहता है, क्या उसका स्पेसिफिक फीचर है, ये सारा चीज़। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि जेट स्ट्रीम होता है तो उसके कारण क्या प्रभाव पड़ता है एटमॉस्फेयर पे या वेदर में, ठीक है। तो देखिए जेट स्ट्रीम का डायरेक्शन किधर होता है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक। अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। टेम्परेट साइक्लोन, तो टेम्परेट जो साइक्लोन होता है वो भी आपका वेस्ट से ईस्ट जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो एयर मास होता है, कोल्ड एयर मास, तो वेस्ट जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन होता है और एयर मास दोनों को प्रभावित करता है कौन सा, जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम दोनों को क्या करता है, प्रभावित करता है उसके रास्ते को, पाथ को, ठीक है। तो चाहे वो टेम्परेट साइक्लोन हो या साइक्लोन का पाथ हो या एयर मास का पाथ हो, उसको प्रभावित करता है हमारा जेट स्ट्रीम, ठीक है। आगे हम जब पढ़ेंगे मानसून देखेंगे, तो मानसून में एक जेट स्ट्रीम होता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, तो ये मानसून को लाने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट भी रहता है, तो ये भी मदद करता है। तो इसके बारे में जब हम जेट स्ट्रीम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हम आपको एक एक जेट स्ट्रीम के बारे में डिटेल में बताएंगे। अभी हम जेट स्ट्रीम का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि जेट स्ट्रीम क्या होता है और जेट स्ट्रीम के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारा चीज़, ठीक है। इसके अलावा जेट स्ट्रीम के कारण जो वेदर होता है, जो मौसम होता है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, खासकर टेम्परेट वाला रीजन। टेम्परेट मतलब जो 35 से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ का जो होता है, जैसे हमारा ये ग्लोब है, पृथ्वी है,
तो ये जो रीजन है 35 से 40 डिग्री नॉर्थ, ये जो रीजन है 35 से 40 डिग्री नॉर्थ, इनमें वेदर में बहुत इम्पैक्ट करता है कौन? जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, आपने सुना होगा पोलर वोर्टेक्स। तो पोलर वोर्टेक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे, क्या है पोलर वोर्टेक्स। करंट अफेयर में जनरली ये हमारा रहता है। ठीक है, तो पोलर वोर्टेक्स के लिए जो पोलर जेट स्ट्रीम है, एक जेट स्ट्रीम है जो पोलर एरिया में बहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम। तो पोलर जेट स्ट्रीम जो है पोलर वोर्टेक्स को लाने में, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसी तरह से मैंने अभी बताया था जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो भारत में मानसून को लाने में मदद करता है। तो इंडिया का जो मानसून है वो हमारा सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि सर बोल रहे हैं कि सब चीज़ आगे पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। देखिए, सब चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंडियन मानसून हमारा सिलेबस में है, तो जब मानसून आएगा तब हम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट पढ़ लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो सब चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। जब एयर मास पढ़ेंगे तो हम लोग उसको एयर मास को डिटेल में पढ़ लेंगे। क्लियर। तो ये सारा चीज़ है, तो सब चीज़ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच में अगर आपका हाथ थामे तो बीच में छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। लास्ट तक हाथ पकड़ के आपको थामे रखेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और मेरे साथ अगर एक अटेम्प्ट आप पढ़ लेंगे ना तो आपको कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम निकालने से रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ों को पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाया जा रहा है। तो क्वेश्चन इसी से बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्योंकि मैं आपको तुक्का मारने नहीं सिखा रहा हूँ, ना मैं ही आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। मैं आपको सब्जेक्ट का एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है किसी चीज़ से बनता है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये वाला कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, इसलिए डिटेल में हम पढ़ाते हैं सब चीज़ जो काम का है। चलिए ठीक है, जब साइंस टेक भी जब आप पढ़ाएंगे तो आप देखिएंगे पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे एकदम। साइंस टेक का कोई स्टैटिक पढ़ाता ही नहीं है यूट्यूब पे। ठीक है, सब लास्ट में क्या करेंगे, PT 365 लेंगे, आएंगे विजन वाला, इससे साइंस टेक पढ़ लेंगे। और क्वेश्चन कितना आता है साइंस टेक से हर साल? 10 से 15। और PT 365 से जो साइंस टेक आप पढ़ के जाएंगे उससे कितना क्वेश्चन आता है? या तो 0 या तो 1। तो आपने जो इतना मोटा मैगजीन पढ़ा साइंस टेक का, PT 365, एक क्वेश्चन आया उससे? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि PT 365 जो है वो उसमें स्टैटिक जो है वो उतने अच्छे से कवर नहीं होता है, बस ऊपर ऊपर कवर होता है। लेकिन UPSC जो साइंस टेक से जनरली करंट अफेयर सब नहीं पूछता है। सब एक माहौल बन के रख गया है कि यार साइंस टेक से करंट आता है। करंट नहीं आता। 10 से 15 क्वेश्चन में हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन होता है जो आपका करंट अफेयर रहता है। बाकी 10 से 12 क्वेश्चन जो होता है वो आपका स्टैटिक से रहता है। ठीक है, और स्टैटिक कोई पढ़ता नहीं है और ना ही यूट्यूब पे कोई पढ़ाता है। तो मैं जल्द ही 15 दिन के अंदर साइंस टेक आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जिसमें पूरा स्टैटिक पोर्शन साइंस टेक का आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा चैनल पे। बस उसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का जो आइकन है दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि सर जो है इस समय साइंस टेक पढ़ाएंगे, तो हमको देखना है। ठीक है, और साइंस टेक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, आसानी से इसमें 8-10 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रीलिम्स में जो होता है, अगर आपका 50 से 55 क्वेश्चन अगर आपने मोटा मोटी काट पीट के सही किया है, मतलब 100 से अगर आपका 110 नंबर आ रहा है तो आपको निकल जाता है। ठीक है, जो भी बच्चे सिंसियर पढ़ाई करते हैं उसका आसानी से 85 से 90 के बीच में मार्क्स आता है जनरली। अगर क्वेश्चन टफ हुआ तो कोई भी बच्चा रहे अच्छा से अगर पढ़ेगा तो किसी से भी आप पूछ लीजिए, जो आपका दोस्त सीरियस पढ़ रहा है उसका 75 से 80 प्रीलिम्स में आ जाता है। वो जो फंसता है 10 से 12 नंबर के लिए, अगर इतना नंबर उसको और मिल जाएगा तो आसानी से वो प्रीलिम्स हर बार निकाल लेगा। ठीक, और ये 10-12 क्वेश्चन, ये जो 10-12 नंबर है, इसको बढ़ाने में साइंस टेक का बहुत बड़ा रोल होता है, जो मैक्सिमम बच्चे छोड़ के जाते हैं। ठीक है, तो साइंस टेक में जब आपको पढ़ाऊँगा तो आसानी से आप 10-12 नंबर एक्स्ट्रा आप ले आएंगे। ठीक, साथ ही साथ एंशिएंट मिडाइवल जब पढ़ाएंगे, जिसको मैक्सिमम लोग छोड़ के जाते हैं, उससे भी आप 5-10 नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जब आप टारगेट स्टडी करेंगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा प्रीलिम्स को निकालने में। समझ में आ रहा है? और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं तथ्य और प्रूफ के आधार पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं जेट स्ट्रीम। तो बीच बीच में मैं इसलिए बोल देता हूँ ताकि आप जो है इधर उधर भटके नहीं। ये नहीं कि सर हम कुछ बोलें तो आप कुछ और चीज़ पढ़ने लगो। विश्वास करके आप, फेथ करके आप पढ़ाई कीजिए
और एक चीज़ को फॉलो करना है। ये नहीं कि मेरे सब यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ ली है, फिर कोई और यूट्यूब से फिर ज्योग्राफी फिर ज्योग्राफी। अरे भैया खाली ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ना है, एक चीज़ को फॉलो करो, मेरे चैनल को पढ़िए, फिर एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन लगाइए ना, सब क्वेश्चन लगेगा साइंस टेक का। मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, 2013 से लेके 2023 तक का प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, सब सब्जेक्ट का। देखिएगा जितना चीज़ पढ़ाया गया उससे आसानी से हर पेपर में आपका 100 से 120 से 130 नंबर आएगा आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए एक सोर्स को फॉलो करिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे जेट स्ट्रीम का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि साइक्लोन में और एयर मास में इसका रोल होता है। तो एयर मास क्या होता है हम आपको बताएंगे आगे, क्योंकि हमारा सिलेबस में आगे पढ़ना है उसको। इसके अलावा जो वेदर होता है, ठीक है, मौसम में इसका रोल होता है। जैसे मैंने बताया इंडिया में अगर मानसून लाना है, ठीक है, मानसून लाना है तो इसमें सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरह पोलर एरिया में पोलर वोर्टेक्स बनता है, ठीक है, इसमें भी पोलर जेट स्ट्रीम का रोल होता है, ठीक है। साथ ही साथ हमारा जो ग्लोब है, जो पृथ्वी है, उसमें जेट स्ट्रीम के कारण जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, मेंटेन होता है। नहीं तो क्या होगा, अगर जेट स्ट्रीम नहीं होगा, ठीक है, तो पूरा पृथ्वी या तो बहुत ठंडा हो जाएगा या तो बहुत गर्म हो जाएगा। तो ग्लोब में जो टेम्परेचर को जो मेंटेन कर रहा है, मॉडरेट कर रहा है, उतना तो उतना ज़्यादा बढ़ने दे रहा है ना कम होने दे रहा है, उसमें जेट स्ट्रीम का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, समझ गए। तो इसके अलावा जेट स्ट्रीम का बहुत टाइप्स होता है, अलग अलग टाइप्स होता है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। अभी आप समझ गए कि जेट स्ट्रीम क्या होता है, क्या इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, मोटा मोटी आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रेशर बेल्ट के बारे में। एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा जेट स्ट्रीम होता है उसका एक और नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं रोज़बी वेव्स, ठीक है। तो रोज़बी वेव्स एक स्पेशल टाइप का जेट स्ट्रीम को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा मिएंडर करता है। तो जो जेट स्ट्रीम बहुत ज़्यादा ऐसे मूव करेगा, मान लो दो जेट स्ट्रीम है, एक ऐसे ऐसे चल रहा है, दूसरा ऐसे ऐसे चल रहा है, तो हम बोलेंगे कौन ज़्यादा मुड़ रहा है, ये। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, रोज़बी वेव्स। तो रोज़बी वेव्स वैसे जेट स्ट्रीम को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा मेंडर करता है, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा मुड़ रहा है, ऐसे 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 मुड़ रहा है जेट स्ट्रीम, उसको बोलेंगे रोज़बी वेव्स, ठीक है। अब हमको बताइए, अगर मान लीजिए स्पीड बहुत ज़्यादा है तब मिएंडर मतलब मुड़ेगा, मिएंडर मतलब मुड़ाव ज़्यादा होगा या कम होगा, और बताइए। देखिए कोई चीज़ अगर बहुत जल्दी से चल रहा है तो मुड़ेगा नहीं, कम मुड़ेगा। मुड़ क्यों रहा है, हवा के कारण। तो अगर बहुत तेज़ी से चल रहा है तो उस पर जो फ्रिक्शन होगा या और भी चीज़ कम लगेगा, उसके कारण वो मुड़ेगा नहीं, सीधा चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी स्पीड ज़्यादा होगा किसी भी जेट स्ट्रीम का तो उसका मिएंडरिंग जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्या होगा दोस्तों, कम। ये आपको याद रखना। उसी तरह से जब स्पीड जेट स्ट्रीम का कम होता है तो उसका मिएंडरिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, क्लियर, ठीक है। एक चीज़ और याद कर लीजिए, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, तब जेट स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो अधिक होगी। मतलब दो एरिया है ए और बी, ए का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, बी का टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होगा, 70 में से 40 गया तो 30 डिग्री सेल्सियस। दूसरा एरिया है सी और डी, इनमें टेम्परेचर ए का है 40 डिग्री सेल्सियस, डी का है 80 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस कितना हुआ, 40 डिग्री सेल्सियस। दोनों में जेट स्ट्रीम बह रहा है, इसमें भी इसमें भी। मैं पूछूं किस में जो है जेट स्ट्रीम का स्पीड ज़्यादा होगा, तो आप हमसे पूछिए क्वेश्चन कि सर ये बताइए कि टेम्परेचर डिफरेंस किस में ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा भैया 40 में। तो सर ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है तो जेट स्ट्रीम का स्पीड ज़्यादा होगा। इसका मतलब इस एरिया में हमारा जेट स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये दो पॉइंट जो हैं, एक टेम्परेचर डिफरेंस वाला और दूसरा
स्पीड वाला, वो आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर बेल्ट के बारे में, ठीक है। बच्चों लोग को डाउट भी होता है बहुत ज़्यादा, तो हम आगे क्या पढ़ेंगे वो बता दे रहे हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ये आपने देखा होगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करंट जो है विंड जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे। देखा कि नहीं देखा है? देखा है ना? तो ये जो विंड्स का जो पैटर्न होता है उसके बारे में हम डिटेल में जो है कल पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेशर बेल्ट के बारे में। और कल ही हम लोग फिर साइक्लोन को भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। ऑलरेडी आप लोग के लिए टेलीग्राम का भी ग्रुप है, टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है। तो वहाँ पे अपडेट आपको मिलते जाता है सब चीज़ का, तो उसको ज्वाइन कीजिएगा। ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल लेक्चर नंबर हमारा 6 में ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग प्रेशर बेल्ट, फिर टाइप्स ऑफ विंड और ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सी सेट भी ज़रूर देखिएगा, एक लेक्चर आ चुका है। इकोनॉमी भी कंप्लीट है 2023 के लिए, हमने पढ़ाया था, सेम चीज़ है। 24 में भी वही चीज़ है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। करंट अफेयर को बाद में पढ़ा देंगे इकोनॉमी में। इसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सारा चीज़ पढ़ाया गया है। ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में सब चीज़ बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।